वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम अपने प्रोग्राम में जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, जिस पे बात करेंगे, वो है हेयरिंग इश्यूज़। दुनिया में 20% आबादी जो है ना, वो ऐसी है जो किसी न किसी किस्म की क़ुव्वत समात की कमी के जो है ना शिकार हैं। तो फिर क्या वजूहात है, ऐसी क्या इश्यूज़ होते हैं कि जिसकी वजह से जो हमारे कान हैं उनके इश्यूज़ हो जाते हैं, हमें सुनाई नहीं दे रहा होता। फिर जिस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन्स वगैरह है ना, अब ये देखें, मुझे हर वक्त जो है ये एक हैंड फ्री मुझे चाहिए होती है। लोग बल्कि मेरे पे हंसते भी हैं, मेरे पास एयरपोर्ट्स हैं बट मैं आई यूज़ दिस एज़ वेल बिकॉज़ उसका चार्ज ख़त्म हो जाता है, ये ज़रा लंबा चलता है। मेरा होमवर्क, रिसर्च, फ़ोन कॉल्स सब कुछ इसी के ऊपर होती है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी नुकसानदेह, ख़ास तौर पे ये मेरा इसलिए भी मकसद था आज का टॉपिक रखने को, ताकि हमें पता चल सके कि क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह है। क्या हम ऐसी जगह पे जैसे जा रहे होते हैं, वहाँ स्पीकर्स होते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ें होती हैं, वूफर्स लगे हुए होते हैं, शोर शराबे वाली जगह पे आप ज़रा चले जाते हैं, वहाँ पर स्पेशली गाड़ी में जब आप बैठे होते हैं, कुछ औरतों की, मर्दों की आदत होती है तेज़ आवाज़ में गाने सुनती है, और ख़ास तौर पे अपनी गाड़ी में वो भी लगा लेते हैं, वो जो बेस और इको, पता नहीं किस क्या कहते हैं उसको, वूफर सिस्टम जो गाड़ी में लगवाते हैं, क्या कहते हैं, वूफर ही कहते हैं ना, वूफर सिस्टम्स लगवा लेते हैं। अब उससे भी ना कानों को बहुत ज़्यादा घूम 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 ऐसे बेस की आवाज़ें आती हैं। ऐसे गाने प्ले भी जानबूझ के किए जाते हैं और गाड़ी में ऐसा सिस्टम भी लगवा लेते हैं। तो आज हमें पता चलेगा क्या ये सही है, हम इस तरह की चीज़ें जो सुनते हैं, अपने कानों पर इतना प्रेशर देते हैं, तो ये क्या किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, हमारे शो पे आपकी रहनुमाई के लिए आते रहते हैं। आज इस टॉपिक के लिए बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसी तबीयत है आपकी? जी थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस तरह के सवाल हैं जो कि हैं तो थोड़े से स्ट्रेंज से, क्योंकि मोस्टली लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी कोई शिकायत या अपनी कोई तकलीफ़ लेके जाते हैं। मगर मैं ये समझ रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये एक हैंड फ्री टाइप चीज़ है ना, जी ये मुझे लगता है हमारे कानों के लिए कोई इतनी सही नहीं है। मुझे एक कान में थोड़ा-सा मुझे लगता है इस कान से अब कम सुनाई देता है, क्योंकि मैं एक कान में हैंड फ्री से ज़्यादा या तो गाने सुनती हूँ या फिर कॉल सुनती हूँ या फिर मैं सोशल मीडिया पे लगा के देखती हूँ, क्योंकि बच्ची सो रही होती है, उसको नींद डिस्टर्ब ना हो। मोस्टली पेरेंट्स यही कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल सही। पेरेंट्स जो ये कर रहे हैं वो सही है, ये चीज़ ठीक है? आपने टॉपिक ज़बरदस्त है आपका, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। इंसान रब्बे जलील की सबसे खूबसूरत क्रिएचर है। हुँ, रब्बे कायनात ने कहा कि मैंने अपना सबसे बेस्ट तख्लीक जो की है वो इंसान है, और इंसान में इंसान का चेहरा जो है मास्टर पीस ऑफ गॉड है। हमारी नज़र और हमारी स्मात, सुनने का अमल, ये दुनिया के जितने रंग हैं, खूबसूरती है, इसमें जितने कलर हैं, और ये साज और रंग सभी नॉर्मल सुनने की वजह से हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन लोग नॉर्मल समात से महरूम हैं। आप यूँ देखें कि इनमें 400 मिलियन जो है ऐसे हैं जो नॉर्मल चीज़ें इंजॉय नहीं कर सकते। हुँ, मुझे और आपको और हज़ारों लाखों इंसानों को सुबह शाम अपने खालिक का लाख दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि हम नॉर्मल देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं। और ये इंसान 100-150 साल के लिए आज की डेट में भी साइंस प्रूव कर रही है कि बिल्कुल नॉर्मल एंजॉय कर सकता है। सिर्फ थोड़ा सा इत्तेदाल, थोड़ी सी एहतियात। ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये हमारी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आज तो टच स्क्रीन है, ये कल आपके बोलने से आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनी है, इसका अब अमल दखल हमारी लाइफ में इतना आम होगा कि इंसान एक रैपिड ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो आपने बिल्कुल बजा कहा है कि अब हमें एहतियात भी करनी है। ये डबल एज्ड है, इसका नुकसान भी उतना ज़्यादा है। ये दुनिया में इन्फेक्शंस, चोट के अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है, इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल हमारी समात को बुरे तरीके से मुतासर भी करता है। हमारी नज़र को स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा करेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करेंगे बग़ैर किसी सोच समझ के,
उतना ही चांसेस हैं कि हमारी हीयरिंग डिस्टर्ब होगी। और इसका इत्दाल बहुत ज़रूरी है। इत्दाल से हम एंजॉय भी करेंगे, नई नई चीज़ों से रूशनास भी होंगे और बहुत जल्दी चीज़ों को देखें। इस वक्त आपकी फैमिली का एक बंदा नॉर्थ अमेरिका में बैठा है, एक कनाडा में बैठा है। अब जब चाहें अपने ब्लैंकेट में बेड के ऊपर बैठे जब मर्ज़ी राब्ता कायम कर लें, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो दुनिया में होना था और अभी बहुत कुछ होगा और इंसानी लाइफ इतना कुछ एंजॉय करेगी कि इट्स बियॉन्ड स्काई लिमिट्स हैं। अब तो इंसान चांद के बाद मार्स पे भी जा रहा है। तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल हमारी नज़र को, हमारे कान को, हमारे बैलेंस को, कान बैलेंस से मुतल्लक भी है। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ना कि हमारे शोल्डर स्टिफ होंगे, नेक स्टिफनेस होगी, हम नॉर्मल पोस्चर भी ख़राब कर बैठेंगे। क्योंकि हम ज़रा लेज़ी नेशन हैं। वी मस्ट एक्सेप्ट कि हर नेशन ग्रेट होती है, लेकिन ग्रेट नेशन वो है जो एक्टिव है, फिज़िकली एक्टिव है, खाना सिंपल है, डेली 1-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। जो हमारी सोसाइटी में लोग डेली 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं करते, मिस सर्टनली वो वक्त से बहुत पहले हस्पतालों और डॉक्टरों की नज़र हो जाएंगी। अच्छा, अब कुछ लोग हैं अगर जैसे उनको इस तरह के गैजेट्स और ये इस तरह के जो चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे हैंड फ्रीज हो गए या कोई ऐसे आला हो गए कान के या कोई इस तरह के पीसेस, अब उनको इश्यूज़ हो गए, समात का उनका प्रॉब्लम हो गया हेयरिंग के, अब वो कैसे उनको पता चलेगा कि उनको इश्यूज़ हैं? क्योंकि कुछ लोगों को तो साउंड का पता ही नहीं चलता। जैसे मैंने तो नोट इसलिए किया क्योंकि मैं एक ही साइड पर ज़्यादा लगाती हूँ, तो मुझे आइडिया हो गया। ठीक है, आम इंसान को कैसे पता चलेगा, कैसे जज करे कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं? जी बिल्कुल सही। आपने 2-3 चीज़ों को हाईलाइट किया। इसमें अच्छी बात यह है कि जब भी आपकी नींद कम होने लगे, इसका मतलब आपका इस्तेमाल इंतहाई गैर ज़रूरी हो रहा है। अगर आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा साथ कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के, तो वक्त से बहुत पहले आपकी समात ख़राब होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर आपके कान में छोटी छोटी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, स्पेशली साइलेंस में, वाइटनेस में, किस तरह की आवाज़? कोई भी सांसा की आवाज़, एबनॉर्मल आवाज़ वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और अगर अक्सर आपको आवाज़ टीवी की, अपने फ़ोन की, डिजिटल की थोड़ी ऊंची करनी पड़ रही है और आप घर वाले भी कहते हैं आप थोड़ा लाउडली बोल रहे हैं, तो इट्स वेरी एबनॉर्मल, इट्स नॉट वेरी नॉर्मल, इट शुड नॉट बी। सो अगर आप नॉर्मल बहुत धीमा बोलते हैं और बहुत लाइट सी आवाज़ विस्पर भी सुन लेते। एक ज़माना था कि इंसान स्टोरी टेलिंग करता था। आप अपने बच्चे के साथ रात को लाइट ऑफ करके ज़रूर चंद मिनट कोई स्टोरी टेलिंग करें और उस स्टोरी टेलिंग करते हुए अपनी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं और बच्चे को टच करके देखें कि इज़ ही अवेयर ऑफ, एंड आस्क अ क्वेश्चन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर वो विस्पर भी नहीं सुन रहा तो आप दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुका हुआ है। और बच्चों में तो ये बहुत आम है। 12 साल से छोटे बच्चों में स्क्रीन टाइम अगर थोड़ा ज़्यादा है, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा है, तो चांसेस हैं कि वो सर्टनली मिस यूज़ कर रहे हैं इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी को। फ़ोन को कभी भी फेस के ऊपर लगाना नहीं चाहिए। इसमें ये जो छोटी छोटी गैजेट्स हैं, ब्लूटूथ है, हैंड फ्री है, रिलेटिवली सेफ़ हैं, लेकिन कभी भी 30 मिनट्स का टाइम क्रॉस ना करें। बहुत लाउडली सुनना, 80-85 डेसिबल को क्रॉस करने का मतलब है कि सर्टनली आपकी समात वक्त से बहुत पहले गुड बाई हो जाएगी। सर, ये जो गाड़ी में तेज़ म्यूज़िक सुनना है, वूफर वाले, फिर कॉन्सर्ट्स में जाना, यंग जनरेशन तो आपको पता है अभी कॉन्सर्ट्स भी खुल गए हैं, वो तो इतना जाएगी, टिकटें खरीद के कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, तबाही एवरी वीकेंड उनको कॉन्सर्ट ढूंढना है कहाँ हो रहा है, महीने में कहाँ हो रहा है, 2 महीने में, जहाँ होगा वो जाएंगे, घंटों घंटों वहाँ पे इतने हैवी म्यूज़िक जो है ना वो सुनेंगे। तो इज़ दैट ओके टू हेयर ऑल दैट काइंड ऑफ शोज एंड एवरीथिंग? ये तो एक ह्यूज बड़ा मसला है। सोशल मीडिया को हम सोचते हैं कि जितना हमारी दुनिया में, हमारे खूबसूरत मुल्क में मिस यूज़ किया गया है, हैट्स ऑफ।
वाकई रियली इसकी बात तो सही है। इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। मुझे सल्यूट करना है उन सिंपल लोगों को, बेचारों को, वो मेरे भाई जो गलती से पुलिस में हैं, वो चौक पे खड़े हैं, इतने शोर में अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। लोग अगर उनको और हारन दे रहे हैं, ऊंची आवाज़ में और लाउडनेस पर, वो तो रियली फरिश्तों जैसे लोग हैं। और इन लोगों पे जो आप कह रही गाड़ियों में बैठे हैं, अल्लाह मियाँ ने गलती से उनको कुछ ओवर ब्लेस कर दिया है, तो प्लीज़ इनको प्रॉपरली हैंडल विद द आयरन हैंड, इनको प्रॉपर सख्ती से डील करना चाहिए। ये जो वन व्हीलिंग है और मिस यूज़ ऑफ साउंड है, इसको तो सर्टनली कंट्रोल कर, ये इज़ अ बिग पोल्यूशन। ये अच्छा सर, ये जो बेचारे बुचर्स वगैरह भी होते हैं, कसाइयों की जो शॉप्स वगैरह होती है, आपको पता है उधर भी एक साउंड होता है, वो जब एक बड़ी वो जैसे वो होती है ना, जिससे हड्डी और वो नाइफ से जो तोड़ी जाती है, कट किया जाता है, ऐसा हैवी कटर जो होता है, वो बार बार लकड़ी में मार के उसको तोड़ते हैं, हड्डी तोड़ते हैं, गोश्त तोड़ते हैं। एक अजीब सा साउंड होता है जब आप किसी कसाई की शॉप में खड़े हो, गोश्त बनवा रहे हो, बड़ी तकलीफ होती है। एक बिल्कुल साउंड में ना यूं ऐसे ऐसे। मिस तो फिज़ा, ये ये आप क्या नुकसान देगा, ये भी बताइएगा एक ब्रेक के बाद प्लीज सर। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हमारे पास आज जो है प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब मौजूद हैं, और उनसे हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे कोई बुचर्स शॉप होती है, कसाई की दुकान होती है, वहाँ पर जब हम खड़े होते हैं और वो लकड़ी के ऊपर ज़ोर से जो है ना वो मारे होते हैं एक नाइफ़, हैवी नाइफ़, तो एक ऐसे करके साउंड आता है जो कानों को भी लगता है और आँख को भी लगता है। तो ये कितना नुकसानदेह होता है? वॉइस या साउंड पोल्यूशन जो है, बेहंगम शोर, ये फैक्ट्रियों का हो, किसी चौक में शहर के हो या हारन का हो, जब भी 80-85 डेसिबल करता है, या फायर आर्म्स का हो, अगर ये 85-90 को क्रॉस करेगा, जस्ट वन साउंड कैन लीड टू इनफ डैमेज। इतना डैमेज हो जाता है कि कई दफ़ा वो सालों तक भी वापस नहीं होता, ओहो। रिवर्सिबल नहीं होता। अच्छा। इसलिए कि हम ज़रा थोड़ी सी आज़ाद है नेशन है, थोड़ी सी गैर ज़रूरी मिस यूज़ ऑफ आज़ादी भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे इम्प्लीमेंटेशन की सख्ती से ज़रूरत है कि इस तरह की जितनी भी पोल्यूशन के डिसऑर्डर्स हैं, फैक्ट्रियों में ईयर प्लग्स लगाने चाहिए, साउंड 90-85 क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये इंसानी खूबसूरत समात और स्पेशल सेंस 150 साल भी ख़राब नहीं होती, थोड़ी सी केयर के साथ, थोड़ी सी एहतियात के साथ। सिर्फ आप सिंपल डाइट रखें, क्वाइटनेस, साइलेंस आपकी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। सर, ये जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं घर में, तो उनको एक एज सर्टेन एज पे जाके जो है ना हेयरिंग इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो क्या ऐसी एहतियात रखें, या हम ऐसी क्या एहतियात रखें कि जब हम उस एज पे पहुँचें तो हमें ये वाले इश्यूज़ ना हो एटलीस्ट? क्योंकि आपको देखा होगा बहुत से लोग जो है ना उनको सुनाई नहीं देता, 2-2 3-3 मरतबा पूछते हैं क्या? तो ये वाला जो सीन है, क्योंकि उनको हेयरिंग इश्यूज़ हो रहे होते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं? ये बिल्कुल सही है। छोटे बच्चों में, स्पेशली एल्डरली लोगों में, हर 5 में से 1 बुज़ुर्ग बंदे की स्मात कम है, और उनमें वास्ट मेजॉरिटी को कान में टिनाइटस भी हो रहा है, एबनॉर्मल रिंगिंग इन द ईयर, कान से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं जो रात को सोने में मसला करती हैं, क्वाइटनेस में, साइलेंस में, सुकून की हालत में वो और ज़्यादा हो जाती हैं। ये वो एक बड़ा मसला है जिनकी स्मात कम है। एक हल तो ये है कि साल में एक दफ़ा अपनी आंखें और कान ज़रूर चेक करवाएं, कान को साफ़ ना करें, कान में गैर ज़रूरी चीज़ों का बार बार डालना या कान की सफाई, कान अल्लाह मियाँ ने टोटली ऑटोमेटेड बनाए। रब्बे जलील ने ये खूबसूरत ऑर्गन बिल्कुल ऑटोमेटिक बनाया हुआ है, सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नहाने के बाद, वज़ू करने के बाद टॉवल से थोड़ा सा सर के साइड पे उसको अच्छी तरह क्लीन कर दें, नथिंग मोर इज़ रिक्वायर्ड। सर, मगर कुछ लोगों को बहुत इरिटेशन होती है कान में, ऐसा लगता है उनको थोड़ा सा पानी भी आ गया है, चिप 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 भी करता है, तो उनको लगता है कि कान में हल्का सा कॉटन बड से ऊपर ऊपर साफ़ कर लें तो ठीक हो जाएगा। तो क्या थोड़ा सा कान ऊपर कॉटन बड से हल्का हल्का साफ़ कर लें, तो उसके अंदर ऑलिव ऑयल लगा के या खोपरे का, नारियल का तेल उसके अंदर डिप करके थोड़ा सा उसको, अगर उनके अंदर की ड्राइनेस थोड़ी ठीक कर लें, ऊपर ही ऊपर, ज़्यादा डीप अंदर नहीं जाए,
के तो चलेगा, क्या कर सकते मिस्टर हैं? साहब, उसमें एक तो ज़रूरी बात यह है कि अगर कान में ड्राइनेस है, किसी की स्किन ड्राई है या किसी के नाक और गले में इन्फेक्शन रहता है, एलर्जी रहती है, उसका तो इलाज होना चाहिए। लेकिन वो कौम में ख्याल ये है, इसको कहते हैं मोंकी बिजनेस। फारग कौम है, वेली बैठी है, कुछ ना कुछ तो उसने करना है। कान में ही। अपने खारिज करेगी, अपने नहीं करेगी तो साथ वाले करेगी, साथ वाले नहीं करेगी तो मिस यूज़ ऑफ मीडिया। तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि गलत चीज़ें पोस्ट करने में, गलत चीज़ें लगाने में, विदाउट नोइंग एनीथिंग। इसमें तो हम बाकमाल हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा लिमिट करने की ज़रूरत है। जी। अगले की प्राइवेसी में झांकना, चीज़ें गलत पेस्ट करना। सर ये तो अपनी प्राइवेसी है, इसमें तो कुछ करने देकर अजीब सी खुजली हो रही होती है, कभी कभी बंदा क्या करे। आप तो कहते कुछ भी नहीं, बस टॉवल ऐसे रख के तो ऐसे ऐसे ना कर लो। कान सर अपना आराम ही साफ, नहीं आता। ना अपना करें ना अपने बेबी का करें। लिटिल इरिटेशन के लिए बेस्ट ये है, जो मेडिकल साइंसेज ओनली ऑयल बीइंग डिस्कस इन मेडिकल साइंसेज, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के चंद कतरे डाल दें, लेकिन जो थिक ऑयल है ना, जैसे बादाम रोगन हमारे इंडिया पाकिस्तान में, ये बिल्कुल नहीं डालना तेल चाहिए। तेल को गर्म करके डालना है, वो जो आपने कहा ऑलिव ऑयल। ऑलवेज एट बॉडी टेम्परेचर, ना गर्म हो ना ठंडा हो। कोई भी पाकिस्तान में मस्टर्ड ऑयल आम अवेलेबल है, देहात में भी। अब एक सिंपल सी टिप है, कान में आजकल अब मौसम गर्म हो रहा है, इंसेक्ट्स आते हैं, बच्चे छोटे नीचे खेल रहे हैं घास के ऊपर, या कान में इंसेक्ट चला जाए, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। चंद ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के कान में डाल दें। ऑलिव ऑयल नहीं है, मस्टर्ड ऑयल डाल दें। मरी में कहीं पे फिरें, कुछ भी नहीं मिल रहा, साफ क्लीन वाटर डाल दें, आपका मसला उसी टाइम पे हल हो जाएगा। किसी डॉक्टर की उसमें ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ डेड हो जाएगी, तैर के बाहर आ जाती है, दैट्स ऑल, इट्स फिनिश्ड। जब आप मेनियक होते हैं, रफ होते हैं और खामखा चीज़ को वो क्रिएट करते हैं, मेनिया डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आप बहुत सारे काम गलत करना शुरू कर देते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और वो जो ऐसे वो शहद जिससे निकालते हैं ना, ऐसे एक लोहे के आले आ गए हैं जिससे कान साफ करते हैं, क्या वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं या वो भी कान को एब्सोल्युटली साफ नहीं करना चाहिए। सिंपल कपड़े से जितनी क्लीनिंग है इतनी करनी चाहिए। खारिश हो, थोड़ा बहुत मसला हो तो ऑयल डाला जा सकता ऑयल के है। साथ, ठीक है। इससे ज़्यादा मसला है तो आंखें और कान के बारे में एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाना सर चाहिए। किसी के कान में बहुत ज़्यादा वैक्स जमती हो, जैसे कुछ ड्राई बॉडी वाले लोग होते हैं ना, उनके कानों के अंदर बहुत ज़्यादा वैक्स जमती है, अंदर बहुत ज़्यादा ड्राई वैक्स नहीं होती है, वो एक ग्रीसी वैक्स जम जाती है, जिन लोगों को डैंड्रफ ज़्यादा होता है। तो मुझे इसके बारे में बताएं, क्या उनको सिर्फ डॉक्टर के पास ही जाके कान साफ करवाना चाहिए रेगुलरली, वीकली, या और उनकी हर 3 दिन के अंदर वैक्स कान के अंदर आ जाती है, तो क्या ये हर 3 दिन के बाद फिर डॉक्टर से वैक्स निकलवानी चाहिए, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी आपने बात की है। 95% 97% लोगों को वैक्स इतनी कम बनती है कि शायद थ्रू आउट लाइफ भी उनको ज़रूरत नहीं होती। 3 से 5% लोगों को इतनी ज़्यादा बनती है, किसी को तो इतनी बनती है कि मंथली साफ़ करवानी पड़ती है। अगर जिनके एक्सेस में बनती है वो नंबर बहुत थोड़ा है, और उनको किसी अच्छे मुस्तनिद ENT डॉक्टर के अलावा जब भी साफ़ कराएंगे कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, फंगस हो जाएगा, कान का पर्दा फट जाएगा। इससे बेहतर है कि ENT डॉक्टर के अलावा कान को हैंडल ना करें। अच्छा सर, और जैसे अगर कुछ कान का जो पर्दा है, अगर उस पर कोई ऐसे चोट वगैरह लग जाए, तो ये सब क्या सिम्टम होता है? क्या अगर कान का पर्दा फट जाए तो क्या वो वापस रिपेयर हो सकता है, ठीक हो सकता है, या कोई पर्दा नया डलवाया जा सकता है अगर किसी का पर्दा डैमेज हो जाए कान का? आप जैसे बात करते हैं ना, कान के ऊपर एक पर्दा होता है। ये एक बहुत आम मसला है। इंसानी फेस रब्बे जलील का मास्टरपीस है। प्लीज़ अपने बच्चों के, घर वाली के, बहन भाइयों के फेस पे टच ना करें, फेस पे हिट ना करें। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक स्टूपिड काम है, किसी के फेस को इस तरह टच करना और सर थप्पड़ हमारे तो लगाना। यहाँ यही सुनने में आते हैं केसेस, ये किसी मर्द एक को गुस्सा आया, उन्होंने उठा के बीवी को चंबा, बहन को किसी बात पे नाराजगी हो गई, ये चंबा, बहन बच्चों पे भाई, गुस्सा आया, छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे चपेड़े, निशान बना हुआ है कान से, पूरी बच्चों की कान में आवाज ही कोई नहीं आ रही, क्योंकि अम्मा ने मारा था, अब्बा ने मारा था। हर हॉस्पिटल में एक हफ्ते में 4 से 5 लोग आते हैं, जिसमें रूममेट ने, बड़े भाई ने, हस्बैंड ने ये नेक काम किया होता है। विक्टिम जो होता है अक्सर साइलेंट होता है, उस कान में शांशां होती है, सुनता नहीं है।
अगर ऐसे हो गया है, तौबा करें, कान में ड्रॉप्स ना डालें, कोई पानी, कोई ड्रॉप्स, कोई चीज़ एब्सोल्युटली कान में ना डालें। जी। ईएनटी के डॉक्टर को दिखाएं। 98% चांस है सिंपल सी मेडिसिन से, सिंपल सी ट्रीटमेंट से 98% लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर्दा वाह! हील हो जाता है, ठीक। उनके भी हील हो जाता है जिनके ब्लास्ट आसपास हुए हैं, कान के पर्दे दोनों फट गए हैं, प्रोवाइडेड कि उन्होंने कान में कोई इंजीनियरिंग नहीं की। हम फारग कौम हैं, हम खुद मैकेनिकी करते हैं। हाँ। ये एमबीबीएस डॉक्टर का काम नहीं है। किसी प्रोफेसर को दिखाएं, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। गॉड फॉरबिड बचपन से कान बहता है, पर्दा नहीं है। ये पर्दा 100% रिपेयर हो सकता है, पर्दा नया लग जाता है। इंसानी मेडिकल साइंस हैज़ गॉन ए लॉन्ग वे। ये चांद सितारों से आगे जा चुकी है। ये एक छोटा सा मसला है, ये 100% रिपेयरेबल है, ठीक ग्राफ्ट है। हो जाता है। रिजल्ट्स 99% हैं, ये पाकिस्तान में भी। ठीक है। इसका मतलब कि आप बिल्कुल किसी टीचिंग हॉस्पिटल में जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, कान के बारे में बिल्कुल केयरलेस ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन यहाँ से आसानी से ब्रेन में चली जाती है। छोटे बच्चों में थोड़ी सी भी देर अगर नाक में इन्फेक्शन रही है, कान में रही है, तो ये आसानी से दिमाग में चली जाती है। अच्छा। इसलिए जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, सरसाम कहते हैं, इसमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। ठीक है। बच्चे अल्लाह मियाँ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। निप द इविल इन द बड, छोटी सी बीमारी को फ़ौरन वैनिश कर दें, ताकि आप हमेशा मुस्कुराते रहें और आपका घर हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहे। लवली, थैंक यू सो मच डॉक्टर राशिद ज़िया साहब। आपकी रहनुमाई का, Thank आपकी you. गाइडेंस का, हमेशा आप आते हैं, हमें बहुत अच्छी टिप्स देके जाते हैं। बट सिर्फ इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अमल भी करना पड़ेगा। आज के बाद मैं अपने कान में कोई कॉटन बड नहीं डालूंगी। आप भी ये तैयार करें कि आप अपने कान में कभी कोई उंगली नहीं डालेंगे, कोई कॉटन बड नहीं डालेंगे, कोई आला नहीं डालेंगे, कोई चीज़ उठा के अपने कान के अंदर डालेंगे। बस किसी की कही हुई बात भी अपने कान में डाल के इधर से निकाल दीजिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, अभी हमारे पास जो मेहमान है जिनको हमने मदऊ किया है हमारे टॉपिक के लिए, साहिबजादा काशिफ महमूद साहब हैं, वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे हैं। और उनसे आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है डिप्रेशन के हवाले से। डिप्रेशन के अंदर एक बेचैनी और एक इज़्तिराब की जो कंडीशन होती है ना नाज़रीन, हर वक्त जिस बंदे को ये हो जाए डिप्रेशन, सिर्फ वही जान सकता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि डिप्रेशन के बारे में अक्सर सुनने में हमें ये आता है कि ये जिस्मानी बीमारी है, ये जहनी बीमारी, मगर कुछ लोग ये कहते हैं ये रूहानी बीमारी भी, कि आपके जो ज़िंदगी में कुछ ऐसे अमल हो गए हैं या कुछ ऐसा काम हो गया जिनकी वजह से वो पछतावा जो है वो आपके दिमाग में आपको तंग कर रहा है। ठीक है, आपका जो ज़मीर है जब वो जागता है तो वो आपकी मलामत करता रहता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें पता करनी है कि ये जिस्मानी बीमारी है, ये रूहानी बीमारी है, ये दिमागी बीमारी है, और अगर किसी को हो गई है तो उसे जान कैसे छुड़वाई जा सकती है, उस बेचैनी से, उस इज़्तिराब से निकल कैसे सकते हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए काशिफ साहब को मदद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल जी? ठीक ठाक है, मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़हनी जो प्रॉब्लम है, जिन लोगों को, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि ज़हनी इज़्तिराब है, जिस्मानी प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसा खलल है जिसमें ये जो बंदा डिप्रेशन की तरफ डीपेस्ट डिप्रेशन में चला जाता है, जी ठीक है, एक डीप जोन में चला जाता है। इंसान को पता कैसे चलेगा कि मैं किस जोन में हूँ, मेरे अंदर क्या कैफियत चल रही है, मेरे अंदर क्या इज़्तिराब हो रहा है? देखें, ये मेडिकली भी इसको बहुत खूबसूरती से डील किया जाता है और रूहानी तौर पर भी इसको डील किया जाता है। इसके दो फैक्टर हैं। जैसे हम दो चीज़ों का मजमूआ है, जिस्म और रूह का। तो हमारे नज़दीक जो है रूह जो है वो अगर बीमार हो जाए तो जिस्मानी तौर पर भी इंसान बीमार हो जाता है। रूह अगर ताकतवर है तो उसकी बड़ी ताकत होती है और जिस्म इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि क्या क्या इंसान फेस करता है। वो एक शेर है कि इश्क की चोट तो पड़ती है सबों पर यकसां, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। कि इश्क तो सबको होता है, लेकिन जैसा आपका ज़र्फ़ होगा ना, वो वैसी आगे उसकी आवाज़ भी आएगी। अच्छा, मुझे साथ ये भी क्लियर कर दे कि ये जहनी बीमारी है या ये रूहानी बीमारी है? ये दोनों है।
ये एक बात नहीं है, ये दोनों बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। यूं समझें कि रूह सवार है और जिस्म घोड़ा है, ओ इन्होंने इकट्ठे चलना है। वाह। तो कुछ लोग फंसे हुए होते हैं ज़्यादातर अपने पास्ट के साथ, चाहे कल का ही हो। तो एक मैं मिसाल देता होता हूँ कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने इतनी बड़ी विंड स्क्रीन है जो आपको आगे दिखा रही है, पीछे देखने के लिए छोटा सा एक रेयर व्यू जिसको बोलते हैं, छोटा सा शीशा होता है जिसमें आप पीछे देखते हैं, और सिर्फ इतना देखते हैं कि पीछे से आपको थोड़ी सी इतला हो जाए कि क्या है पीछे, बाकी आपका फोकस होता है फ्रंट स्क्रीन के ऊपर। ऐसे ही है। तो यूँ समझे कि ये ज़िंदगी की गाड़ी है और फ्रंट स्क्रीन आपका मुस्तकबिल है, और रेयर व्यू जो है ना वो आपका माजी है। रेयर व्यू देखना चाहिए ताकि माजी से मुंसलिक भी रहें और वहाँ से कुछ बातें सीख भी लें, समझ लें। लेकिन अगर आप रेयर व्यू ही देखते रहेंगे और फ्रंट पे नहीं देखेंगे तो गाड़ी का डेफिनेटली एक्सीडेंट हो जाएगा। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। तो ये अल्लाह ताला ने जब इतना बड़ा आपको दिया हुआ है कि पिछला गुजरा हुआ जो कल है ना जी, वो एक मूवी की तरह है। आप जितनी दफा अभी देख देखी लें, खत्म हो गई। खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन आप उसी में ही हैं, ओ आप नहीं उस फिल्म में से बाहर आ रहे। अब वही जो शाहरुख खान वाला डायलॉग उनके दिमाग में चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये जब तक ना इंसान ये फंसा हुआ है ना अपने माजी के अंदर, हाँ। कि वो बैक व्यू कैमरे में देखी जा रहा हाँ। है, तो वो आगे से आगे का सफर खत्म कर दिया उसने। वाह। चल एक ब्रेक लेंगे और इसी बात के साथ कि शाहरुख खान का ये डायलॉग भी याद रखें ना, कल हो या ना हो, कल हो ना हो। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है और हम डिप्रेशन के बारे में बात करें। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो डिप्रेशन है इसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या होती हैं? इसकी यूँ समझ लें कि आप इंसान कैसे चीज़ों को परसीव कर रहा है अपनी लाइफ में। ये जो ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं ना जी, ये परेशानियाँ हर आदमी मुख्तलिफ अंदाज में डील करता है। कहते हैं परेशानियाँ जो है ना वो छोटे आदमी को तोड़ देती हैं और बड़े आदमी को सरफराज कर देती हैं। परेशानी में अगर आप सब्र कर जाएं तो ये मकाम बाज़ औक़ात आपको इबादत से भी नहीं मिलता कि परेशानी को सब्र से गुजार जाए। ये कोई शख्स कह नहीं सकता कि जी मैं ज़िंदगी ऐसी है कि जिसमें परेशानी कोई नहीं है। मगर साहब परेशानी में सब्र करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए इसका दर्जा बहुत है, और वो होते हैं लोग जो परेशानी को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। इसमें से वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना माल उसरी उसरा फ़इन्ना मल, मैं हर तकलीफ़ के साथ राहत देता हूँ। अब वो राहत तो हम उस वक्त देख ही नहीं रहे होते जिस वक्त हम उस तकलीफ़ में से गुजर रहे होते हैं। कभी ठहर के किसी ने सोचा है कि ये जो अल्लाह मियाँ ने मुझे तकलीफ़ में डाला है इस वक्त, इस तकलीफ़ से अल्लाह मियाँ क्या मुझसे लेना चाह रहा है, या इसका रिज़ल्ट मेरे लिए कल को क्या होगा? मैं इसको थोड़ी देर ठहर के गौर करके देख लूँ, शायद को अल्लाह ने इसमें मेरे लिए बेहतरी रखी होगी जो मेरे लिए परेशानी का बायस बन रही है। हम लोग परेशानियों को डील सही तरह से नहीं कर रहे हैं। परेशानी में हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, कुछ करने से कासिर हो जाते हैं, और हमारे गलत सही फैसले सारे मिक्स हो जाते हैं उस वक्त। तो जब इंसान अगर थोड़ी देर, मैं आपको बताऊं कि शायद ना हमारी इसकी बहुत बड़ी वजह अल्लाह से दूरी भी हो रही है कि हम अपने मामलात में अल्लाह को शामिल नहीं कर रहे, और हम कहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में, हम कंट्रोल करते हैं एक सारी चीज़ को। वो ऐसी मिसाल ही है कि जैसे कभी हो ना कश्ती वर्लपूल में फंसी भी हो तो कोई हल नहीं निकल रहा होता, तो मांगते हैं दुआ अल्लाह से, या अल्लाह ताला बचा ले, किसी तरह से हमें बचा ले यहाँ से। और जैसे बाहर निकलते हैं कहते हैं हमने बड़ा जोर लगाया था। तो हमारी ज़िंदगी के वर्लपूल्स भी ना आते रहते हैं। तो कई दफ़ा हम लोग खुद से कोशिश करते हैं, कई दफ़ा अल्लाह के हवाले भी करना होता है हमने चीज़ों को कि अल्लाह तूने भेजा है, तू ही इसका कोई हल फरमा दे, या इसमें से गुजरना मेरे लिए कितना बेहतर है। मैं कहता हूँ कि वो परेशानी जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, भला वो भी कोई परेशानी है, और वो खुशी जो आपको अल्लाह से दूर कर दे,
वो खुशी भी कोई खुशी है। वाह। हमारा तो मेन मोटिव यही है कि अपने आप को किसी भी तरह से अल्लाह के करीब 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 करीब, वो होना चाहता है करीब, हम नहीं हो रहे हैं करीब। वो किसी ने कहानी सुनाई थी कि एक बुजुर्ग से बाजार में खड़े हुए थे, तो लोगों ने पूछा क्या करें, उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह की और लोगों की दोस्ती करवा रहा हूँ, लोग नहीं मान रहे। कुछ दिनों बाद देखा कि वही बुजुर्ग जो थे ना वो कब्रिस्तान में खड़े हुए थे, तो उन्होंने पूछा अब आप यहाँ क्या करें, उन्होंने कहा वही काम, अल्लाह की लोगों से दोस्ती करवा रहा हूँ, पर यहाँ पे लोग तो मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा। वाह। इससे पहले कि हमारा वो वक्त आ जाए, ये जो टाइम हमारा ज़िंदगी का गुजर रहा है, ये थोड़ा अरसे का क़याम है, हमारा बिलीफ है इसके साथ। सर ये पता कैसे चलेगा कि हम परेशानी में फंसे हुए हैं, किसी परेशानी के उसमें सर्कल में है, या फिर हमें डिप्रेशन हुआ है, हम उसका शिकार? देखें, परेशानी और डिप्रेशन में आपको इस तरह से समझ लें, कुछ सिचुएशंस है हाँ, कि मैं आपको आपको पता है इंसान एक के छोटी साथ, सी हर एक मिसाल- इंसान के साथ चलती है। देखिए। इधर ये समझ नहीं है ना कि बैलेंस मतलब चल क्या रहा है क्या ये इस वक्त है क्या, जी हाँ, क्या ये बिल्कुल। परेशानी है या ये डिप्रेशन है? अगर आप परेशानी में अल्लाह के करीब हो रहे हैं हम्म। तो ये समझ लें कि ये परेशानी नहीं है, ये कोई इनाम की शक्ल है। और अगर आप परेशानी में अल्लाह से दूर हो रहे हैं और गिले शिकवों में जा रहे हैं, हाँ, कुछ तो नेगेटिव इसका- होते हैं लोग, होते हैं ना, बहुत, तो इसका मतलब ये है कि ये अब आपकी कोई आजमाइश शुरू हो गई है, अब आप किसी बीमारी में मुब्तला हो गए। ओके, अच्छा। अगर हमें अजीब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम किसी के बारे में गलत सोचे जा रहे हैं, उसको गाली निकाल लें, उसके बारे में खूंखार हुए हुए, बदले की आग जिस्म को गर्म कर रही है, हमारे दिमाग ख़राब हुआ, अगर ये सारी फीलिंग्स मोमेंट्स हमारे साथ चल रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। डिप्रेशन या की फिर तरफ, अगर हम हाँ। आइसोलेट हो रहे हैं, चुप हो जाते हैं, अंदर ही अंदर खार खा रहे हैं, गुने जा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर अल्लाह की आजमाइश है ये अब आपके ऊपर। ओके, अब आप आजमाइश में से गुजर रहे हैं, इम्तिहान शुरू हो गया। ठीक है। और अगर उस परेशानी में आपने ये गौर कर लिया भाई कि मेरा अल्लाह से रिलेशन बेहतर हो रहा है, तो ये वो डिप्रेशन का फेज़ नहीं है, ये इनाम का एक फेज़ शुरू हो गया अब आपके ऊपर, क्योंकि आप अल्लाह के करीब होते जा रहे हैं। हाँ, तो ठीक जहाँ है। इंसान गिलों में चला जाएगा, शिकवों में चला जाएगा, ये वो फिर बीमारियों की हद बढ़ती जाती है, फिर कभी कभी मेडिकल की भी ज़रूरत आ जाती है, क्योंकि सरकार वाइस साहब का एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्र आप फरमाते हैं कि परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है। अगर हमारे ख़यालात ही ठीक होना शुरू हो जाएं तो वही हमारा हाल भी ठीक हो जाएगा। क्या बात, परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। सर क्या नमाज, इबादत, रोज़ा, ठीक है, कोई नेक अमल, नेक काम और ये सब चीज़ें इंसान करे तो क्या परेशानी को भगा सकता है, या फिर इसके साइंसी असरात क्या हैं वो भी बताइएगा। देखिए, ये जब हम सारा कुछ करें ना, तो हम अल्लाह को याद करें और उसकी तरफ हमारा कदम बढ़ता जा रहा है। तो ये जिस वक्त हम इस फेज़ में हैं, अल्लाह के फेज़ में, तो हम एक प्रोटेक्शन में हैं उस वक्त। और अगर हम इससे दूर हो रहे हैं तो फिर हमारी बाकी मामला जो है ना डिप्रेशन के फिर शुरू होंगे। हम लोग फिर लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, हम लोगों के दिल में हसद पैदा होगा, और ये कुछ 6-7 किस्म की बड़ी ख़तरनाक रूहानी बीमारी है। रूहानी है क्योंकि ये मेडिकली इनका इलाज कोई नहीं है। हसद का कोई इलाज नहीं है, गुरूर का कोई इलाज नहीं है, नफ्स परस्ती का कोई इलाज नहीं है। एक चीज़, अल्लाह से जो दूरी है, अल्लाह से दूरी इख्तियार करेंगे तो हम डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। जो लोग हजरात दूसरे मज़ाहिब के हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, या कुछ ऐसे लोग जो अल्लाह को मानते नहीं हैं मगर वो तो बड़ा खुश फिरे होते हैं, ठीक है, वो तो अल्लाह से हैं ही दूर, जी हाँ, उन पे बिल्कुल। डिप्रेशन नहीं आता? क्यों नहीं आता? सब पे आता है, हर एक पे एक फेज़ आता है। देखिए, हर कोई किसी न किसी फेथ के साथ जी रहा है। अगर कोई अल्लाह को नहीं मान रहा तो किसी और को मान रहा है, या चलें हम एथियस्ट का भी नाम ले लें कि वो भी अगर किसी को नहीं मान रहा तो ये तो मान रहा है कि मैं किसी को नहीं मान रहा। अच्छा, ये भी मानने में ये है, भी हाँ। मानने में ही है। अच्छा, कि मैं तो किसी को नहीं मानता। अच्छा, मैं ठीक। वो इस बात को मानता है कि मैं किसी को नहीं मानता। हाँ। अच्छा, अब ये जो जितने भी लोग हैं, ये जब इस फेज़ से गुजरते हैं
तो फेथ वहाँ पे आके ना उनकी जगह पे खड़ा हुआ होता है कि हमारा जो फेथ है वो हमें इस वक्त क्या कह रहा है। हम लोग अगर उस फेथ के ऊपर नहीं ना चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारी को ख़राबी पैदा हो रही है। तो यूँ समझ लें कि अल्लाह को ना माने, अल्लाह को मान लें। हम लोगों का फेथ ही है कि हम कहते हैं कि हमारा ये वाला पोर्शन जो है ये इबादत बन गया, और अगर हम इबादत से दूर हो रहे हैं तो कोई गलती हो रही है हमसे। तो उनके नज़दीक जो नहीं कर रहे होते उनकी और तरह की इबादत होती हैं, उनकी खिदमत खल्क होती है, उनका गुड बिहेवियर, ये हमारे भी हैं, सारा कुछ है, खिदमत खल्क हमारा भी है। एक अच्छा इंसान बनना ही तो अल्लाह को मतलूब है। सर मैं क्योंकि ट्रैवल करती हूँ, मैंने बड़े गोरे देखे हैं, ऐसे गोरियाँ देखी हैं जिनके अंदर इंसानियत का दर्जा बहुत बुलंद है। बहुत बुलंद, आप भी बिल्कुल, पूरी दुनिया बिल्कुल। ट्रैवल करते हैं, आपकी बहनें भी बाहर हैं, आते जाते जी, रहते हैं, बिल्कुल। आपने आपका एक्सपोजर है, आपको भी इस बात का इल्म होगा कि कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे मुल्क में इंसानियत का मैंने इतना लेवल हाई नहीं देखा जितना मैं बाहर ममालिक में जाके देखती हूँ। ये बात ठीक है। तो सर वहाँ पर इसी वजह से आप कहते हैं कि डिप्रेशन कम है, क्योंकि एटलीस्ट उनके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा है, उनके अंदर एक इंसानियत का दर्जा बहुत जी है। हाँ। वो तो कुत्ते तक की इतनी जो है ना कदर करते हैं, हमारे वहाँ तो इंसान की कदर नहीं, इंसान को कुत्ता बना दिया जाता है। उनके यहाँ ना बाकी और बड़े प्रॉब्लम है, उनके यहाँ चाचे फूफियाँ नहीं है। खाला मामे नहीं है ना। हम तो अल्लाह के फजल से ना इतने रिलेशंस के अंदर मौजूद है ना, इतने ढेर सारे। हाँ, इसलिए हमारे मसला जात भी बहुत है। हमारे हैं, इस वजह से इश्यूज भी हैं, और यही हमारी ताकत भी है। वाह बात है, क्या बात है। हाँ, मैं मैं एक दिन बेटा गिन रहा था तो मेरे तकरीबन कोई 71 फर्स्ट कजन्स बनते हैं जी मेरे। तो ये हमारे जो रिलेशन है ना, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। वो कुछ चीज़ों से ना आज़ाद हो गए हैं कि फ़ोन करके आना है। मैं किसी के घर में था तो इवन कराची में गया एक घर, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे घर आखिरी मेहमान कब आया था। वो देखा ना मैंने सोफ़ों के ऊपर कवर पड़े हुए हैं, ये है वो है। उन्होंने कहा जी कुछ 2 महीने पहले कोई मेहमान आया था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरा तो कोई दिन ना गुजरे मेहमान ना आए तो मुझे हो जाता है कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो आपने गया। बात सही कही, वो सोफों पे जो चादर डाल दी गई चादरें डाल होती के है। रखी होती हैं जी। हाँ, क्योंकि कोई आता कोई नहीं कम। हाय हाय, क्या बात कही आप। तो हम लोग हैं जी, ये इसी चीज़ में बहुत अल्लाह ने हमारी इसमें ताकत भी रखी हुई है, हमारी नेमत भी रखी हुई है। देखें, अगर कोई कहे ना कि आपके अजीज़ लोग कौन हैं, जो जिनको आपके जाने के बाद सचमुच का दुख होगा, सचमुच का, आप उंगली के ऊपर गिनना शुरू करें, मेरा ख्याल है 70 नहीं आप क्रॉस करेंगी। ये हैं लोग आपकी कुल कायनात जो आपको मैटर करते हैं। आपके भाई साहब कहते थे कि जिन लोगों को तुमने गम दे के जाना है, इन्हें जिंदगी में खुशी जरूर दे के जाना। वाह, क्या बात है। ये है आपके लिए कीमती लोग, उनके पास ये नहीं है। नहीं है उनके पास। अच्छा मुझे बताया, किसी ने आपको तकलीफ़ दी हो, ठीक है, आपको बहुत हर्ट किया हो, आपकी दिल आज़ारी की हो, और आपको सुनी सुनाई बातों में भी ये बात कंफर्म किसी ने बताई हो कि आपकी बहुत बुराई करता है, आपको गंदे लफ्ज़ों में पुकारता है और बस आपको अच्छा नहीं समझता, ठीक है, ऑल दैट, नफ़रत करता है आपसे, तो क्या ऐसे इंसान को आप माफ़ कर देंगे कहीं कि आपको डिप्रेशन कम हो जाए? क्या डिप्रेशन माफ़ करने से कम होता है? पहली बात तो ये कि इस बात का तयन करें कि वो शख्स मेरे लिए अहम है भी कि नहीं। अच्छा, पहले ये देखना है। अगर वो अहम ही नहीं है तो मुझे कंसर्न ही नहीं है, वो जो मर्जी बोलता रहे, चाहे मेरे बारे में बोले। अच्छा, ये ऐसे ही हो गया कि तो ये एग्जाम्पल सोशल मीडिया के लिए भी हो गई। बिल्कुल सोशल मीडिया के लोग अगर किसी को भी कुछ इधर उधर से खखोल के उनको कोई गंदा कहते हैं या कोई उनके बारे में गलत या कोई गलत न्यूज़ फैला देते हैं, जी हाँ, ठीक है, या गलत उनकी कोई चीज़ें बना बनू के, आजकल आपको पता ही है का ज़माना है, कोई किसी की ज़ात पे कैसा गंदा करता है, या कोई अपनी कलम की ताकत को जो है ना कितना गंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, या एक स्टेटस, एक लाइक, एक थम, ये जो इनके बना दिए अगर गंदे हो जाएं तो गंदी सोच इनकी कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि आपका इनसे कोई लेना देना कोई नहीं है, कोई नहीं आप है। इनको जानते कोई आप नहीं है, दुनिया की जो है ना सोच को बदल नहीं सकते। ठीक है। ऐसे चौक में जा रहे हो रोड के ऊपर तो कहीं कोई आप हो जाए हल्का फुल्का तो कोई गाली निकाल देता है,
मेरे लिए वो माने नहीं रखती, वो शख्स भी माने नहीं रखता। इवेंट हुआ चला गया, मुझे उससे कंसर्न ही नहीं है। सही। मेरा तो कोई बहुत करीबी मुझसे दुखी हो जाएगा तो वो ही बहुत है मेरे लिए। जो करीब के लोग हैं आपके, जो आपको आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, उठने बैठने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके बहुत पहचान, बहुत प्यारे आपके लोग दोस्त होते हैं, यार, आपके हमरा, आपके काम दोस्त करने अहबाब वाले, बड़े प्यारे colleagues होते हो हैं, गए। आपको आपके असल में चाहने वाले वो लोग हैं। तो हम लोग ने अपनी जो है ना वो जहन की रेंज को ऐसे बढ़ाया हुआ है कि वो क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, वो क्या कह रहे हैं मेरे, वो क्या कह रहे हैं मेरे। तो कोई कुछ कहे, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा ताल्लुक इस बात से मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या कह रहा है। अपनी फिर क्या जिंदगी करेंगे? माफ करेंगे उसको? क्या माफ करने से डिप्रेशन कम होगा आपका फिर उसका, अगर आपके किसी करीबी जी ने आपकी हाँ बात की? बिल्कुल, उन्हीं को तो माफ करना है जिसको नहीं माफ कर सकते। उन्हें बताए बगैर माफ कर दे दिल से? नहीं, बता के भी कर सकते बता हैं, के। बता के कर सकते हैं, ताकि आपके दिल में खलिश है तो निकाल भी लें। हो सकता है वाकई जो असल लोग हैं ना जी, वो कभी अपनी बात किसी के जरिए आप तक नहीं पहुंचाएंगे। असल लोग वो डायरेक्ट आपके पास आएंगे, डायरेक्ट आपको बताएंगे और डायरेक्ट मसले को हल करेंगे। वो सच्चे लोग हैं, कड़वे भी हो सकते हैं, लेकिन वो सच्चे लोग हैं। उनकी कदर करें। ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते हैं। तो जो लोग अपनी बातें कि इसको कहूँगा तो पहुँच तो जाएगी मेरी बात, ये कमज़ोर लोग होते हैं। इन लोगों से मशवरा करना भी अच्छा नहीं होता, इनको ज़रा फासले पे रखें। अच्छा, अब डिप्रेशन की सिचुएशन जो है उसमें डॉक्टर के पास जाना है या किसी रूहानी उस्ताद के पास जाना है, और किस तरीके से पता लगेगा कि पहले किस तरफ जाना है, डॉक्टर के पास जाना है या रूहानी उस्ताद के पास जाना है? देखिए, इंसान उस वक्त ही भागता है जब बेबस हो जाता है, उससे पहले नहीं भागता। पहले खुद जोर लगाता है, और वो कुछ भी हो जाए, चाहे डॉक्टर के पास जाएं, किसी अपने उस्ताद गुरु के पास जाएं, जोर आपका ही लगना है। उन्होंने आपके ही ख्याल को ट्विस्ट करना है। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी के अंदर एक फैक्टर होता ख्याल है, को ट्विस्ट करना है? है? ख्याल को ट्विस्ट ख्याल को ट्विस्ट करना, कि जिस तरह से आप इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, हो सकता है इसका पस मंज़र ऐसे हो ही ना जैसे आप सोच रहे हैं। ये तो आप देख रहे हैं, इसका और पहलू भी तो कोई हो सकता है कि नहीं। वो आपको दूसरा दरवाज़ा दिखा देते हैं, नई खिड़की खोल देंगे आपकी लाइफ में, ताज़ा हवा वहाँ से आ जाएगी। ख्याल बदल गया, ख्याल बदल गया तो हालात बदल गए आपके। डॉक्टर्स भी जब आप जाए ना, तो वो सबसे पहले आपके दिमाग को ना थोड़ा ठंडा करते हैं, नींद की किसी शक्ल में या किस तरह से भी, और उसके बाद वो आपकी विल पावर को ऐसे बढ़ा देते हैं कि आप कहते हैं ये कोई मसला है। मेरे एक वो डॉक्टर साहब हैं, बड़े प्यारे साइकोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह। मैंने उनको कहा, मैं डॉक्टर साहब मैं ना ज़रा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया हूँ, मुझे जहाज़ और तंग कमरे और लिफ्टें, मुझे बड़ा इनमें ना घबराहट सी होती है। वो कह रहे का साहब पाड़ के सुट देंगे, फिक्र ही नहीं करो। ये बात सुन के मैं कितनी तसल्ली में आ गया। अभी ना कोई गोली खाई मैंने, ना कोई उन्होंने मुझे कोई और दवाई दी, ना कोई अपने सेशन में बिठाया मुझे। ये बात उन्हें कही उखाड़ के फेंक देंगे जी, आप मसला ही कोई नहीं है। इतनी सी बात से वो मेरा आधे से ज़्यादा वो खौफ था ख़त्म हो गया। अब ये बात, और एक होप जो होती है, होप तो आपको निकालती है हर डिप्रेशन से, हर परेशानी से बाहर निकालती है। अगर होप की कमी हो रही है आपके पास, होप वाला कोई ढूंढे, होप वाला जो आपको होप दे। होप कौन देता है? होप आपके सारे जानने वाले देते हैं, अच्छे लोग देते हैं। वो आपको कभी ना उम्मीदी का सफ़र नहीं करवाएंगे, रोशनी का सफ़र कराएंगे, उम्मीद का सफ़र करवाएंगे आपको। सर, आजकल तो जानने वाले ही ज़्यादा डिप्रेशन देते हैं। करीबी लोग ही तो आपको कहते हैं मरने वाले हो, जायदाद बच्चों के नाम कर दो, हाय अल्लाह क्या हाल हो गया है, हाय तुम्हारी शक्ल कैसी हो गई है, हाय तुम क्या करते फिर रहे हो, हाय तुमसे चला नहीं जा रहा, हाय अल्लाह अच्छा ये बीमार, अच्छा शुगर हो गई है, हाय 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 अब बच्चोगे नहीं। बंदे को वैसे डिप्रेशन, हाय मुझे शुगर हो गई है, शुगर का पेशेंट वैसे डिप्रेशन में होता है, ठीक है अब तो मैं बचूंगा नहीं, मुझे शुगर हो गई है। आपको पता है उसको और उकसारे होते हैं, हाय ये क्यों खा रहे हो, मर जाओगे, ये क्यों खा ली, ये शुगर बढ़ जाएगी। भाई उनको इन चीज़ों से भी डिप्रेशन होता है। नहीं, आप अच्छे लोगों के पास छोटी बैठे, छोटी बातों पर डिप्रेशन ही देती है आप दुनिया अच्छे तो। लोगों के पास बैठे, वो आपको बताएंगे कि हाँ आपने ज़रूर मरना है। मरने से पहले कुछ काम अपनी ज़िंदगी के अच्छे कर जाओ, जो तुम्हारे पास झगड़े पैदा होने अपनी ज़िंदगी में सॉल्व कर जाओ, आज़ाद हो जाओ चीज़ों से।
लाइट रखो अपने आप को जितना हम काबू करते हैं ना चीज़ों को, हम उतना डिप्रेशन में आते हैं। हाँ वैसे ये बात तो है सर, लोग ना अपना बस अपने हमने अंदर सारी जिंदगी कंट्रोल करके देखा है। कंट्रोल, हाँ लोगों पे कंट्रोल, कभी पैसा पे कंट्रोल कंट्रोल छोड़ के भी देखे अल्लाह के हाथ में। वाकई हाँ, कितनी जैसे आसानी कब्र मिल जाए। में ये गाड़ी जो है उनके साथ जाएगी, ठीक है, ये पैसा उनके साथ जाएगा, ठीक है, और यही कपड़े जो इतनी शॉपिंग करके जो ये हम रखते हैं अपनी अलमारियों में, मुझे लगता है ये सारा कुछ शॉपहॉलिक हमारे हो साथ चुके हैं जाए। लोग, बिल्कुल। लोग यही सोच के बैठे हैं। सीरियसली एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। सर क्या सादगी और कम मादी ख्वाहिशात रखने से इंसान के जो ये जहनी सिचुएशन है ये बेहतर हो सकता है? बहुत बेहतर हो सकती है। हमने बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए अपने साथ चिपकाई हुई हैं कि हम लोग मादियत परस्ती के अंदर घुसे हुए हैं। हम लोग दुनिया की चकाचौंध के साथ घुसे हुए हैं। जितनी ज़िंदगी को सादा बनाते जाओगे उतनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए इफ़ेक्टिव बनती जाएगी। उतना सर हम खाओ अपनी जितना जवानी ज़रूर। तो रगड़ देते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, पूरी जवानी हम पागलों की तरह बस पैसा कमाते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, ना इंजॉय करते हैं, ना वक्त वो वाला इंजॉय करते हैं जिसमें बच्चे पैदा कर देते हैं, बच्चों को टाइम दे ही नहीं पाते। हम तो पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। हर वक्त हमें ये होता है कि भाई ये बिज़नेस पकड़ लें, वो पैसा कमा लें, यहाँ से हमें कुछ मिल जाए, वो कमीशन हासिल कर लें, इधर से कॉन्टैक्ट हासिल कर लें, या किसी के घर की दावत है वो क्यों मिस की, उधर चले जाओ, यार उधर की दोस्त की पार्टी थी वो छोड़ दी। इन्हीं सब भाग दौड़ में लगे रहते हैं, पैसा कमाने की दौड़ में, आगे बढ़ने की दौड़ में। अब वो जो ज़िंदगी के साथ आपके बच्चे पैदा होते हैं, आपकी जो बीवी होती है, आपके जो बूढ़े माँ बाप होते हैं घर में, वो आपके उसी एक पल एक टाइम के लिए तरस रहे होते हैं कि वो भाई बाप हमारे साथ बैठे, इंजॉय करें, हमारे साथ घूमे खेले कूदे खाए पिए, बीवी भी शॉपिंग, चीज़ें, बैठना, मूवी देखना, बातें करना, 10 खुशी गम सर्द गर्म ऐसे मौसम होते हैं जो बीवी इंजॉय करना चाहती है अपने मियाँ के साथ। वो है ही नहीं वो पल, क्योंकि उसको ये पता है कि मियाँ काम कर रहा है और वो सारी तैयारी घर वाले उसको करके दे रहे होते हैं, उसकी तैयारी, उसके कपड़े, उसकी इस्त्री, उसका कपड़े धोना, उसके जूते साफ, मगर उसको सिर्फ तैयार करके भेजने के लिए कि उसने काम पे निकलना है, वो काम कमा रहा है, वो पैसा कमा रहा है इसी दौड़ में, मगर उसकी सारी जवानी तो इसी चीज़ में रगड़ जाती है। अब ये भी तो एक डिप्रेशन का मोमेंट है कि जब बंदा एक ऐसी स्टेज पे आता है जिस वक्त वो ये पल इंजॉय कुछ नहीं कर सकता, उसके पास पैसा वैसा सब कुछ होता है, मगर वो पल जो जी नहीं पाता वो तो गुजर चुके होते हैं, बच्चे जवान हो गए होते हैं, सब कुछ होता है, वो अपनी अपनी लाइफ में होते हैं, फिर उसके साथ बैठने वाला कोई नहीं होता। वो कहते हैं गाड़ी उस वक्त मिलती है जब डॉक्टर कहता है वॉक करें। हाँ देखे ना, देखें वो मैंने मूवी में बहुत अच्छा था यार, यही लाइफ कहते हैं गाड़ी हमें तब मिलती है जब डॉक्टर कहता है वॉक करे। वाह बहुत बड़ा पॉइंट है। अच्छा ये देखे जवानी जो है, जो उसकी उम्र है जवानी की, वो इंजॉय करने वाली है, घूमने फिरने खाने पीने वाली। उस वक्त पैसा नहीं होता, जब पैसा आता है उस वक्त सेहत नहीं होती, ठीक है, मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं आपको बताऊं कि वो एक मैंने मूवी में ना एक डायलॉग सुना था बड़ा खूबसूरत। हाँ उसमें कहता है यस्टरडे इज़ ए हिस्ट्री, टुमारो इज़ ए मिस्ट्री, बट टुडे इज़ ए गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। वाह, ये जो आज का दिन है, ये जो आज का लम्हा है, अगर ये नहीं आपने जिया तो फिर आपने गवा दिया सब कुछ। सब कमाइयाँ, सब कुछ आपके इस लम्हे, एक लम्हे के लिए, ये अब जो जिस वक्त में हम बैठे हुए, ये लम्हे को मुफीद बना लें, अच्छा बना लें, इसको जी लें, वरना मशीनें तो काम करती रहेंगी, नोट छापने आप जाते रहेंगे, ज़िंदगी को गुजारते रहेंगे। ये जो हाजिर का लम्हा है ना, इसको भी किसी वक्त ठहर के देखें, ये हम किधर खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमारी मंशा यही है। वो देखें, एक बच्चा होता है ना, जब वो गुब्बारा फटता है ना, तो जितनी खुशी उसको मिलती है ना, यकीन करें कि 60 साल की उम्र में गाड़ी खरीदने से वो खुशी नहीं मिलती। बच्चों की खुशी है। तो हम खुश रहना भूल गए हुए, हमने चीज़ों को एंजॉय करना छोड़ दिया हुआ है। हम ये गाड़ी इसलिए लेते हैं कि वो नहीं ले सके तो ये ले ली, ओ शुक्र अदा कर लो अल्लाह ने यही दे दी है। गाड़ी नहीं ले सके, नई मोटरसाइकिल लेके जितनी खुशी हुआ करती थी, यकीन करें अब वो गाड़ियाँ बदल के वो खुशी नहीं मिलती कि पहली दफ़ा जो मोटरसाइकिल ली थी और चलाई थी और अब्बा से डांट पड़ी थी। मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह, उस जैसा कोई मज़ा ही कोई नहीं था।
दोस्तों के साथ सैर पे चले जाते हैं। आप कभी पुरानी एल्बम खोल के बैठ जाए ना कि हम फलां बड़ा अच्छा हमारा ट्रिप था, और उसको देखें एल्बम को बैठ के, वो हसीन लम्हे आपकी आंखों के सामने बार बार आएंगे, बैठे बैठे तबीयत आपकी हशाश बशाश होगी। इसलिए कहते हैं जब कभी आपको डिप्रेशन हो रहा हो ना, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, छोटे बच्चों के सर साथ। आपने इतनी अच्छी बात की। जब हमारी अम्मी बहुत ऐसे अकेले बैठी होती थी ना, तो मैं जानबूझ के ना, वो इतना बड़ा इतना भारी वजनी एल्बम था, उठाया भी नहीं जाता था, वो मैं ख़ास तौर पे अलमारी के ऊपर रखे होते थे, मैं निकालती थी, उसको साफ़ करती थी, अम्मी के साथ बैठ के ना मैं एल्बम देखती थी। आप यकीन कीजिए 4-4 घंटे गुजर जाते थे, उन तस्वीरों के बारे में बात करती रहती थी अम्मी। बिल्कुल। और अम्मी ऐसी इमेजिनरी पिक्चर हमारे सामने क्रिएट कर देती थी। हम बेड में अकेली बैठी होती थी, तो अम्मी के 8 बच्चे तो सारे के सारे बैठ जाते थे नीचे, और अम्मी बताती रहती थी इस पिक्चर में तुम लोग यहाँ लेके गई थी, हाँ, ये तुम लोग से पहले की है, ये तुम्हारे अब्बा के साथ की है, ये इधर हम उधर गए थे। ऐसा एक इंजॉयमेंट, इतनी खूबसूरत मेमोरीज। अच्छी मेमोरीज भी जो इकट्ठी की जाती है इंसान के दिमाग में, ठीक है ना, कुछ खूबसूरत मेमोरीज। जैसे आप कुछ कहते हैं ना कि जैसे डिप्रेशन में जो हम पीछे बैक मिरर में देखेंगे तो गाड़ी अगर आगे विंड स्क्रीन पे नहीं देखेंगे तो तबाह हो जाएगी, मगर कुछ मेमोरीज ऐसी भी ना जिनमें जो हमें पीछे की याद दिलाती है जब, या जो हमने नहीं देखी है, हमारी नानी दादी अम्मी हमें वो पिक्चर दिखा के वो बैकग्राउंड में लेके जाती है, तो वो मेमोरीज समटाइम्स नहीं लगता कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं। कभी वो खूबसूरत पल याद करके ऐसा लगता है कि दैट द बेस्ट ज़िंदगी की अचीवमेंट जो है वो हमारे पास है, हमारी उन पिक्चर्स की सूरत में। ये आपने इतनी खूबसूरत बात की है, और यहीं पर इसके मुकाबले में वो लोग भी हैं जिनके माजी में कोई अच्छी याद नहीं है। अच्छा, याद ही अच्छी याद ही कोई नहीं, अच्छी याद ही कोई नहीं। मतलब दे डोंट उनके पास वांट memories ही टू, कोई नहीं है। दे डोंट वांट टू, होंगी होंगी लेकिन उन्होंने जिंदगी में कलेक्शन क्या की हुई है। क्या? फलाने ने उस वक्त में ये कहा था, फलाने ने उस वक्त से ये कहा था, फलाने। उसकी शादी पे कहते ठंडी बोतलें हाँ। नहीं थी, गर्म बोतलें थी। मैं एक जानने वाले थे, उन्होंने अपना पर्स खोल के ना बीच में से एक लेटर दिखाया, ये वाला खत मेरे फलाने रिश्तेदार ने मुझे 20 साल पहले भेजा था, देखो मैंने संभाल के रखा हुआ है। मैंने कहा हुजूर ये क्या अजाब उठा के रखा हुआ आपने 20 साल से, फाड़े फेंके इसको, 20 साल पहले की गलतियां आप संभाल के रखेंगे आज तक? आपने क्या संभाला हुआ है? नेगेटिविटी संभाल के रखी है, कांटे संभाल के रखे हैं, खुशबू नहीं आएगी इनमें से। अच्छी यादें खुशबुओं की तरह होती हैं, बैठे हैं थोड़ी देर में मुअत्तर हो जाएंगे आप। वाह, सही बात है। तो हम लोग इकट्ठा क्या कर रहे हैं अपने अंदर? कांटे, गिले, शिकवे, शिकायतें, और यही लेके जाएंगे और कब्र बदबू, में। और ये बदबू है सारी। हाँ, और ये लेके जाएंगे। तो जो आपका इकट्ठा कर रहे हैं, आज वही लेके कैसे जाएंगे ना। आपका आज कैसे मुअत्तर होगा? आप वही बने हुए होंगे जो कुछ आपने अपनी मेमोरी में रखा हुआ है। सही कह रहे हैं। आप अच्छे हैं, अपनी मेमोरी को साफ रखें, अपने दिल की ड्राइंग रूम को सजा के रखें, अच्छी अच्छी याद, अच्छे अच्छे लोग उसमें बिठा के रखें, कभी कभी उनके अंदर छाती मार के मुलाकात कर लिया करें, खुश हो जाया करें थोड़ी देर हाँ, को। सही बात है। तो हम लोग बहाने से ही कि गुजरा था, चाय पीने आ गया। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो कुछ ऐसे लोग हैं, नौजवान नस्ल की बात कर रही हूँ, जो जिनके पास पैसे कोई नहीं है और काम करते रहते हैं बेचारे, कोशिश करते रहते हैं, मगर उनके पास घूमने फिरने के लिए पैसा नहीं होता, एंजॉयमेंट के लिए कोई पैसा नहीं होता। अब उम्र भी यही है, सब कुछ इसी ज़िंदगी को जीना है, यही एज है, मगर उनकी एज गुजर रही है, मगर उनके पास है कुछ नहीं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्या सोल्यूशन मैं है, आपको क्या बताऊं आइडियाज़ जी, हैं डिप्रेशन से दूर कैसे मैं रह सकते आपको ना वो वक्त बता दूं कि जब मैं और दोस्त किसी की शादी में घुस के खाना खा लिया करते थे। आप नहीं कभी घुसी होंगी, मैं घुसा हूँ। मैं कोई बहुत जाने दे, मेरी अम्मी घुसाती थी हमें, हम सारे बच्चों को। जब कभी अम्मी किसी गली से गुजर रही होती, शामियाना लगा हो तो अम्मी चली जाती थी। अम्मी ने सारी जिंदगी में मुफ्त, जहाँ कोई गली का शामियाना है अम्मी ने खिलाया। बस वो और अपना जाके ही है। अम्मी कहती होती थी आपने मुझे बुलाया नहीं, मैं फलानी गली से आई हूँ, वाह अब भाई बुलाइएगा और अब मेरे घर आइएगा जरूर, मेरे घर चाय पे आइएगा। अम्मी उनसे बात करके दोस्ती करके आती थी, सहेली बना आप के। लोगों को देखे ना, और नाराजगी होती थी, अम्मी नाराज होती थी, आपने बुलाया क्यों नहीं? 4 घर छोड़ के तो मेरा घर है, हमें क्यों नहीं बुलाया? कहती है आपने बुलाया ना, फिर भी आए, देख ले। ये अच्छा है। अम्मी ऐसी थी, सहेली बना के आती थी। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। देखिए इंसान जब बैठा होता है ना अपने 50 साल से ऊपर के दौर में, तो शायद ज़िंदगी में कामयाबी उस वक्त मिल गई होती है, या कम से कम कुछ बेहतर हो गया होता है, लेकिन हमेशा अपने उन वक्तों को याद करता है कि जब हम फारिग थे और हमारे दोस्त थे। फारिग दोस्त है ना जी, करने को कुछ नहीं है,
और बैठ के गप्पे लगा रहे हैं, हाँ। यकीन करें ज़िंदगी के इतने अच्छे लम्हात होते हैं ना ये वाले, जिसकी हद कोई नहीं। मजा बड़ा आता है। आप कह रही हैं कि पैसे नहीं होते, जितनी खुशी उसमें होती है ना, पैसों वालों के पास वो खुशी नहीं होती। पैसों वालों के पास वक्त नहीं होता, खुशी कहाँ से खुशी का करेंगे? वक्त नहीं होता, वाह यकीन वाह करें। वाह, सही बात की है। तो वो उसको कम कम दौर न समझें कि वो पैसों वाला, जो बगैर पैसों का जो दौर है वो कोई गैर मियारी होता है या बहुत हसीन दौर होता है जी वो वाला। तो अल्लाह ताला है बांट करने वाला है, किसी को अमीर बना देगा, किसी को गरीब बना देगा, किसी को अमीर घर में पैदा कर देगा, किसी को गरीब घर में पैदा कर। वो बंदा कहता है कि वो 4 घर छड़ के भी तो मैं पैदा हो सकना, सही अल्लाह तू इतने पैदा करता है। वो शुक्र अदा कर दो अल्लाह ताला का। ये शुक्र करने वाले खुश रहते हैं लोग, वाह सर। सब्र करने वाले खुश रहते हैं लोग, गिले करने वाले नाराज लोग होते हैं। आप जिंदगी में जैसे जैसे अपनी रूह को ताकतवर बनाएंगे, मुअत्तर करेंगे, अच्छी मेमोरीज डालेंगे, अच्छे ख्याल डालेंगे, ये डिप्रेशन जैसी बीमारियां आपको छूएंगी लेकिन हावी नहीं होंगी आपके ऊपर। वाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आज के मौजू पे आपसे बातें करके Thank you. और बड़ा कुछ सीखा होगा आपने। नौजवान नस्ल जो है उनको आखिरी एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, काशिफ साहब की बात बहुत अच्छी थी कि जो भी आपके इर्द गिर्द के जो फालतू दोस्त होते हैं, जिनके पास आपकी तरह करने को कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत पैसे आपके पास हैं, जीना चाह रहे हैं, एज इंजॉय करना चाह रहे हैं और आप घूम फिर नहीं पा रहे, तो आपस में दोस्त यार मिलके थोड़ा सा डच कर लें पैसे, ठीक है। कोई करीबी जगह, भले मरी चले जाएं, कोई ऐसी जगह चले जाएं, आउटिंग करके आएँ, कुछ एक्सपीरियंस करके आएँ, कोई एक्सपोजर लेकर आएँ, ठीक है। अगर यार दोस्त भी नहीं मिल रहा तो अकेले चले जाएँ, गाड़ी नहीं है तो बाइक पकड़े चले जाएँ, बाइक भी नहीं है तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है तो किसी से लिफ्ट मांग ले, क्योंकि बुढ़ापे में घूमा फिरा नहीं जाएगा। बुढ़ापे में सिर्फ ये याद करेंगे कि जवानी मैंने गुजार दी है तो मैंने घूमा फिरा कुछ नहीं यार, मैंने देखा ही कुछ नहीं, हाँ मैं तो कहीं गया ही कोई नहीं, मैंने तो कुछ किया ही कोई नहीं है, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, वो कौन सा शहर है, वो कौन सी जगह है, अच्छा इस नाम का शहर होता भी है, ये हाल हो जाएगा। थोड़े से पैसे बचा लें, थोड़े थोड़े थोड़े, फिर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे 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 करके जमा करते रहें और उसके बाद उन पैसों से कहीं ना कहीं चले जाएं, जैसे भी जाएं, घूमें, एंजॉय करें लाइफ, दिस इज़ द राइट एज। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। ताफू बरादरान जो है उनकी तरफ बैठ के इन्होंने शागिर्दी हासिल की। किससे? दिलेर मेहंदी साहब जो है ना इंडिया में, उनके बड़े भाई हैं शमशेर मेहंदी साहब, उनसे। और यहाँ पे बड़ा अच्छा फोक म्यूज़िक में नाम बना रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, ऑलरेडी हर तरीके का म्यूज़िक जो है वो गाते हैं, मगर एक इनकी जो वैरायटी जो बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है लोगों में, जहाँ पे इनको पजीराई मिल रही है, तो वो मिल रही है इनके फोक पंजाबी भंगड़ा म्यूज़िक के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके के गाने आपको पता है दिलेर मेहंदी साहब के लोग पसंद करते हैं, उसी तरीके के भंगड़ा जो है, भंगड़ा पॉप, लोग इनके उस स्टाइल को बहुत यूनिक और पजीराई दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सरदार रिजी आरजे। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी, तुसी सुनाओ? सब अल्लाह दा शुक्र है। आपने तो मेरे भी गाने सीधे पतले किए हुए मेरी उधर थैंक यू सो मच। स्टूडियो में आपको याद है, ये मेरे लिए बड़ी बात है, आप हमारा मान है। ते मैं पंजाबी च चाहना कि मतलब मैनू ये डर है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं, तो मैनू नहीं? थोड़ी जड़ी आंदी है, मतलब मैं गा गू लेंदी हां, मगर ये कि बोलने च भी ते मैनू समझ आंदी है ते अगर समझ आउंदी है ना थानू? हाँ, अगर जे मेरे च कोई गलती होएगी ना हाँ जी। तो तुसी मेरी गलती नू ठीक कर देगा। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਆ। ए गल है ना ते मैं तो उर्दू स्पीकिंग आ ना, तो तुसी जी तो जी ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। पूरी जे चंगी पंजाबी जे बोलनी है ना तो बोलियो तुसी, ते मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ जी, मैं साथ देवांगी। बिल्कुल पंजाबी च गल करूंगा। आला ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ, अमेरिका ਅਸੀਂ जा रही ਸੀ ਟਰੈਕਸ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਆ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਕਲ ਟੋਨ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੋਕਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਆਏ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੋਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਆਏ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ? ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 8 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। तो ਕੀ ਕਰਦੇ थे पहले, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਥਾ। ਆਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ? ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚਲਾ
ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤਾਫੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਹਾ ਤਾਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਫੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਨਸਰਟਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਤੇ ਤਾਰਕ ਤਾਫੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਗਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨਣੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਨ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉੱਧਰ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਹਿਰੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਖਾਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ੀ ਭਰਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਭਰਾ ਮੀਨਸ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਭਰਾ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਾਈਸ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ੀ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਸ਼ਾਂਗੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੀ। ਆਏ ਹਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਲਾਈਵ ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਹੋਸਟ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਭਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਏ, ਪਲ ਪਲ ਪਿੱਛੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦਰਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਖਾਬ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤਰੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਦੂਜਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਤੀਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਭਰਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਦੂਜਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਤੀਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, तुसी तो सारे रंग दा गाना गा लेंदे हो हैं। अब यहाँ पे मास्टर सलीम दा तुसी गाया है, कोई चंगा जेड़ा कोई मैनू नुसरत अली खान, उस्ताद नुसरत अली खान दा भी कोई छेड़ दियो। हाँ जी, तुसी बिल्कुल तो जी। रागो दे भी सुर तो जानदे हो। जगत उस्ताद खान साहब नुसरत फतेह अली खान दा गाना, मतलब जिथे गाने दा ना आना वा उन्हां तो बगैर ते पॉसिबल ही नहींगा कि मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, नुसरत अली खान साहब ਦਾ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੋ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਹਾਣੀਆਂ ਵੇ ਜਾਨੀਆਂ ਹਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣਾ, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, वो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। हाय पुछ काले बदला तो
ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਕਈ ਬਰਸਾਤਾਂ ਟੁਰ ਗਏ ਓ ਮਾਹੀ ਨੀਂਦ ਰੱਖੋ ਕੇ ਜਾਗ ਕੇ ਕਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾ ਨਾ ਸਤਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਏ ਰੁੱਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣਾ। अच्छा, आपका एक स्टेप भी है, मैंने देखा आपका एक सिग्नेचर स्टेप भी है। जब आप गाते हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर मूवमेंट, बड़े मज़े के आप स्टेप लेते हैं, यू नो। अच्छा, ये सिख स्टाइल है थोड़ा सा ना? जी 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 बेसिक एक्चुअल जो पंजाबी ਜਿਹੜਾ म्यूजिक ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ऐसे आर्टिस्ट चढ़ते पंजाब ਦੇ जिन्हें पूरी दुनिया ਦੇ टूर का और सक्सेसफुल टूर किए ऐसा ही है और वो लोग बहुत पसंद करते हैं। आप हंस राज हंस को भी सुनते हैं? बहुत जी। कोई उनका गाया हुआ बहुत फेवरेट जो आपको अच्छा लगता हो? हाँ जी बिल्कुल सुनाए ना। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜੀ ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਆਏ ਹਾਏ ये जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है हवा ओयो किते रोंदा होवेगा यादां मेरियां नु सीने नाल ला हो ओयो किते रोंदा होवेगा। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗਾਉਣ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨੇ ਵੀ और ਗਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ क्योंकि लोग वो पसंद करते हैं। आपकी एल्बम के बारे में बताएं, कोई एल्बम ऐसी जो आपकी रिलीज हो रही है? हाँ जी, मैं यूट्यूब पे मतलब कि मेरे कोई तकरीबन 15 ट्रैक्स ने ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਵੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਰਨ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ 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 ਕਰਕੇ क्योंकि मेहनत मेरी है और मैनू ये होना चाहिए वा अपने काम नहीं, आप बिल्कुल अच्छा काम करें, अपनी मेहनत का अपना फल मिलना चाहिए। और दूसरा ये कि देखें हमारे पास पाकिस्तान में इतने फंक्शंस होते हैं, खुशी के फंक्शंस होते हैं, चीज़ें होती हैं, लोग हम ढूंढ रहे होते हैं कि हमें अच्छे सिंगर्स मिले, अच्छे स्टार्स मिले, अच्छे परफॉर्मर्स मिले। तो हमारे पास रिजी जो है एक अच्छी एंट्री है, इनको कास्ट कीजिए, इनको लीजिए। कॉन्सर्ट्स वगैरह के जो पूरे लोग हैं, जो एक पूरी मोनोपली एक होती है, लोगों की ग्रुपिंग होती है, उन ग्रुपिंग में ज़रा इनके जो है ना नाम को एंटर करें, इनका भी धमाका लगे और ज़रा इनके कॉन्सर्ट्स रच के मार्केट में आए, इनके शोज़ रच के आए मार्केट में, ये आपको सही तरीके से एंटरटेन करेंगे। तो इनको दीजिए, इनको कास्ट कीजिए, इनके यूट्यूब चैनल पर जाके इनके नंबर्स डिटेल्स ले सकते हैं इनको हायर करने के लिए। तो रिजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा चंगा लगा तुझसे मिलके, ਤੁਹਾਡਾ वक्त का बड़ा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। आज से मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।